हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर एस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो जितने भी आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। पूरे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मैं आपको एक ही मॉडल पेपर में करवाने वाला हूं। जैसे सारे मॉडल पेपर के जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो मैं करवाने वाला हूं। तो देखिए, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है। देखो, मिट्टी में पोषक स्तर बनाने के लिए हम क्या मिलाते हैं? खाद मिलाते हैं। और यदि इसमें उर्वरक होता तो वो भी करेक्ट हो जाता। तो इसका आंसर होगा खाद। फिर देखो आगे, वनोन्मूलन से वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि होती है वह है वनोन्मूलन। यानी वनों की कटाई के कारण कौन सी गैस की वृद्धि होती है? तो आप सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है जबकि ऑक्सीजन घटती है। और नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत तक है? 78% तक है। ऑक्सीजन 20% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। खरीफ की फसल है तो देखो, दो फसलें होती है, एक होता है खरीफ की फसल, एक होता है रबी की फसल। तो खरीफ की फसल क्या है? वर्षा ऋतु में बोई जाती है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। कौन कौन सी? तो मक्का, ये धान की फसल है मक्का। जबकि गेहूं, मटर, चना, अलसी, सोयाबीन, ये सब क्या है? ये है रबी की फसल। तो फसलें दो प्रकार की होती है, रबी और खरीफ, ये दोनों पता होनी चाहिए। रबी की फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है जबकि खरीफ की फसल को ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में बोया जाता है। इनमें ये डिफरेंस पूछा जाता है बड़े क्वेश्चनों में। अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है? देखो, अक्षय जो कभी भी समाप्त नहीं हो, ऐसे संसाधन कौन से होते हैं? तो आपको पता है, या तो हवा होती है या सूर्य का प्रकाश होता है। तो कौन सा होगा इसमें अक्षय? तो वो होगा सूर्य का प्रकाश। जबकि छः, छः का मतलब एक होता है अक्षय और एक होता है छः। छः को मतलब जो समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो समाप्त हो जाते हैं। कौन कौन? जैसे प्राकृतिक गैस है तो ये भी कुछ सालों लाखों वर्षों बाद में समाप्त हो जाएगी। कोयला भी समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम भी समाप्त हो जाएगा। तो कौन समाप्त नहीं होगा? सूर्य का प्रकाश। तो आपको परिभाषा भी आनी चाहिए। वे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात उनका क्या, उनका वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। फिर वे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? छह प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम। फिर देखो, पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मरहम में किया जाता है, चोट लगने पे लगाई जाती है। मोमबत्ती से मोमबत्ती बनाई जाती है। और वेसलिन में आपको पता है कि मोम जैसा होता है, तो वेसलिन भी बनाया जाता है। तो उपयुक्त सभी। फिर देखो आगे, कांच की आवेशित छड़ तथा प्लास्टिक की आवेशित छड़ यानी स्ट्रो, मैंने करवाया है ये। स्ट्रो एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करेंगे? ये आकर्षित। क्योंकि कांच क्या होगा? धनावेशित होता है। और जबकि स्ट्रो क्या होती है? ऋणावेशित। तो आपको पता है कि धनावेशित और ऋणावेशित दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कांच, अगर आपको पूछ ले कि कांच, कांच को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो धनात्मक आवेश किस पर उत्पन्न होते हैं? तो कांच पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होते हैं, जबकि रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। फिर बात करते हैं आगे, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी होती है? तो सुविधाजनक दूरी होती है निकटतम बिंदु, जिसे आप क्या बोलते हैं? निकटतम बिंदु। वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो आपको कभी भी किताब पढ़नी हो तो 25 सेंटीमीटर दूरी होनी अनिवार्य है, जिससे कि आपकी आंखें दर्द वगैरह नहीं करती है। फिर देखो, जब दर्पण के पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंबवत पर पड़ती है तब परावर्तित किरण, तो मैंने बताया है कि जैसे आपतित किरण आती है तो वापस वह उसी दिशा में पुनः लौट जाती है, ये अभिलंब हो गया। तो ये क्या होगा? परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाती है, इसका आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन करेंगे, जो अगले मॉडल पेपर में आपके सारे क्वेश्चन आज करवाऊंगा मैं। देखो, फलीदार पौधों की फसल से भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है वह है। तो फलीदार पौधे, देखो, फलीदार पौधे होते हैं ल्यूगिमिनस नामक पौधे। ठीक है ना? फलीदार पौधों में कौन सा जीव पाया जाता है? ल्यूगिमिनस यानी राइजोबियम। कौन सा जीव पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीव पाया जाता है, जो क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कौन से पौधों में पाया जाता है? फलीदार। और इन पौधों को क्या बोलते हैं? ल्यूगिमिनस। ल्यूगिमिनस। ये पिछली बार आया था कि फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीव पाया जाता है? तो राइजोबियम पाया जाता है। या फलीदार पौधों को क्या कहते हैं? तो ल्यूगिमिनस। या ऐसे भी पूछ सकता है कि राइजोबियम नामक जीवाणु किन पौधों में पाया जाता है? तो ल्यूगिमिनस फलीदार पौधों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। भारतीय विशाल गिलहरी, देखो विशाल गिलहरी का नाम क्या है? तो मैंने पढ़ाया था, विशाल गिलहरी कौन सी होती है? विजन नाम होता है इसका, विजन।
क्या नाम होता है, विजन। और उड़न गिलहरी कहाँ पे पाई जाती है, प्रतापगढ़ अभ्यारण्य में पाई जाती है, राजस्थान के प्रतापगढ़ अभ्यारण्य में पाई जाती है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर। फिर खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, देखो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं निराई। क्या कहते हैं, निराई। और खरपतवार क्या है, आजकल खरपतवार नाशी किसे कहते हैं, जो वे रसायन जो खरपतवार को नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी। और उसे कहते हैं 2,4-D, ये इसका एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है, 2,4-D। फिर क्या होता है, थ्रेसिंग। सारी चीज़ें समझाता हूँ। थ्रेसिंग क्या होता है, दाने को भूसे से अलग करना, यानी दानों को अलग करना। क्या करना भाई, फसल के दाने अलग करना, चारा अलग करना। तो दानों को तथा चारे को अलग अलग करना किससे किया जाता है, थ्रेसिंग से किया जाता है। फिर कटाई, आपको पता है कि ये क्या है, फसल चरण का लास्ट ऑप्शन होता है कटाई। आपको पता है कृषि पद्धति के कितने चरण होते हैं, 7 चरण मैंने करवाए हैं पहले पार्ट में। कितने चरण होते हैं, 7। पहले क्या होता है, मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को उलटना पलटना मिट्टी तैयार करना कहलाता है। फिर दूसरा पॉइंट होता है, मिट्टी तैयार करने के बाद में हम बीज को डालते हैं, यानी बोते हैं बीज को, बुआई। फिर बुआई के बाद में क्या है, बीज में क्या डालते हैं, खाद और उर्वरक डालते हैं। फिर चौथा नंबर क्या है, उसमें पानी डालोगे, आप पानी डालोगे तो फसल उगेगी, तो फसल उगेगी तो उसमें क्या है, अवांछित पौधे उगेंगे, तो आप उसे क्या कहते हैं, निराई। तो उन अवांछित पौधों को हटाएंगे तो निराई। निराई के बाद में क्या होगा, निराई के बाद में क्या होगा, निराई हो गई, निराई के बाद में क्या होगा, फसल का क्या करोगे आप, कटाई करोगे फसल की। फिर आपका लास्ट ऑप्शन है भंडारण, और भंडारण साइलों में किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसका खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, निराई। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन, देखो जीवाश्म ईंधन यानी जीवों के अवशेष से बना ईंधन। तो कौन कौन से जीवाश्म ईंधन होते हैं, जैसे पेट्रोल भी जीवों से बना है, कोयला भी लाखों हजारों वर्षों से जीवों के अवशेष से बना है, पेड़ पौधों के अवशेष से बना है, प्राकृतिक गैस भी बनी है। तो ये सारे तीनों ऑप्शन आपके राइट होंगे, उपयुक्त सभी। आपको ये करके जाना है कि पेट्रोलियम का निर्माण कन्फर्म आएगा कि पेट्रोलियम का निर्माण क्या है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ था। वही 3 चीज़ें लाखों करोड़ों वर्ष पहले, ठीक है ना, पेड़ पौधे समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए, तथा उच्च दाब और उच्च ताप के कारण और वायु की अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण वह धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गए, पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी पीसीआरए ये कहाँ पे है, तो आपको बताना है। देखो पीसीआरए के कहाँ पे है, तो पीसीआरए कहाँ पे है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ कहाँ पे, भारत के अंदर स्थित है। आप और ये क्या करता है, ये पेट्रोल के उपयोग को समझाता है कि पेट्रोल को आपको किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। फिर बाद में बात आती है अमेरिका। देखो अमेरिका में मैंने ये करवाया था, पिम्पेरी नामक एक यानी पहला जो कुआं खोदा गया था वो अमेरिका में पेंसिल्वेनिया। देखो नाम कैसे याद करो, पेन बाद में सील फिर वेनिया, पेंसिल्वेनिया में पहला तेल का कुआं खोदा गया था। जबकि भारत में पहला कुआं कहाँ पे खोदा गया था, असम के मुकाम में, असम के मुकाम यानी डिगबोई और असम के मुकाम नामक जिले या आप गांव का दो, वहाँ पे क्या खोदा गया था, भारत का पहला कुआं खोदा गया था। और फर्स्ट पूरे विश्व के अंदर पेंसिल्वेनिया यानी अमेरिका में खोदा गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, एक एक नंबर में आ सकते हैं। फिर बाद में आती है भूकंप का मान रिक्टर पैमाने पर 7 तक होता है। तो देखो पहले आपको बात याद होनी चाहिए कि इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। भूकंप का मान किस स्केल से मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है, ये पहले हमने कर लिया है। फिर अब देखो 7 माप होती है तो क्या होती है, देखो ज़्यादा है तो ज़्यादा ही होगा, क्या होगा, बहुत भीषण भूकंप होता है। यदि आप 7 पैमाना मापते हैं इसका मतलब बहुत ज़्यादा भूकंप तीव्र गति से आता है, कई चीज़ें टूट जाती है, फूट जाती है, बिल्डिंगें गिर जाती है, इस प्रकार से तो भीषण भूकंप होते हैं। फिर बाद में 7वां क्वेश्चन, समतल दर्पण किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनाता है, तो समतल दर्पण 1 प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और यदि 2 समतल दर्पण आमने सामने रख दें तो वो क्या बनाते हैं, अनंत प्रतिबिंब बनाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि यदि 2 समतल दर्पण रख दें तो वो कितने प्रतिबिंब बनाते हैं, अनंत प्रतिबिंब बनाते हैं। फिर मैंने बताया कि समतल दर्पण में क्या होती है, पार्श्व परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब दायां हाथ बायां दिखता है और बायां हाथ दायां, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात करते हैं अभिलंब पर किरण के लिए परावर्तन कोण का मान। तो मैंने बताया कि ये होता है अभिलंब।
अब ये देखो क्या होती है, दो किरणें होती है, एक तो होती है परावर्तित किरण और एक होती है आपतित किरण। तो देखो आपतित किरण, इसने बोला है कि आपतित किरण यदि अभिलंब पे गिर जाए, यानी ये अभिलंब है, ये अभिलंब हो गया, क्या हो गया, ये अभिलंब, और इस पे ही आपतित किरण गिरानी है आपको। क्या गिरानी है, आपतित किरण इस प्रकार से गिरानी है। तो आपको पता है कि जो आपतित किरण आती है वहीं से परावर्तित किरण लौटकर वापस जाती है। तो कोण कितना बना भाई, 0 डिग्री। कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है कि अभिलंब पर आपतित होगी तो क्या बनेगा, 0 डिग्री कोण बनेगा, वापस वहाँ से ही जाएगी वो, तो 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पे 0 आंसर होगा। फिर नेक्स्ट फोर्थ मॉडल पेपर करते हैं। फोर्थ मॉडल पेपर के कौन कौन से एबस अध्याय के क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, सिंचाई के लिए निम्न में से प्रारंभिक तरीका नहीं है। तो देखो, पहले के लोग क्या करते थे, चेन पंप से भी करते थे, ढेकली से भी करते थे, रहड़ से भी करते थे, और मोट घिरनी इनसे भी करते थे। लेकिन ड्रिप क्या है, आधुनिक तंत्र का जमाना है, यानी आधुनिक विधि है एक। ड्रिप तंत्र क्या है, ड्रिप तंत्र एक आधुनिक विधि है, ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र। तो ये इसका ऑप्शन राइट होगा। और सिंचाई के जो प्रारंभिक तरीके हैं वो आ जाए तो चेन, मोट, गिरनी, ढेकली, रहट, ये आपको याद रखना है, ये 1 नंबर में भी आ सकता है अति लघुरात्मक में। फिर भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र। तो भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है, आपको ये बताना है। तो ये होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। और देखो, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पंचमंडी कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए, असम के अंदर है, और जो कि गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। और भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान यानी करौली, भरतपुर में कौन सा है, केवला देव, केवला देव, ये सारी चीज़ें आपके बुक में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, इनमें से कोई सा भी बन सकता है क्वेश्चन। तो प्रथम आरक्षित क्षेत्र पूछा है तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। फिर बात याद रखनी है कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। तो राष्ट्रीय उद्यान वो चीज़ होती है जहाँ पे जीव जंतु क्या रहते हैं, स्वतंत्र रूप से आवास करते हैं, स्वतंत्र रूप से आवास करते हैं, इस प्रकार से आपको याद रखना है। दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है, अभी बताया था पिछले क्वेश्चनों में। दानों को भूसे से अलग करना क्या बोला, थ्रेशिंग, क्या कहलाता है, थ्रेशिंग, ठीक है ना। दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर भंडारण आपको पता है साइलों में किया जाता है, और भंडारण साइलों में किया जाता है, जूट की बोरियों में किया जाता है, और किन में किया जाता है, और बड़े बड़े जो बर्तन वगैरह होते हैं उनमें भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन। तो देखो, जो वनस्पतियां गली सड़ी गली या खराब हो जाती है वो धीरे धीरे प्रेशर के कारण दब जाती है, और धीमे प्रक्रम के कारण वह किस में बदल जाती है, कोयले में। तो इसे कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो, कोक किसका शुद्ध रूप है, कोक कार्बन का शुद्ध रूप होता है, लगभग कोक कार्बन का शुद्ध रूप होता है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। कोक और कोलतार में अंतर वेरी इंपॉर्टेंट है, कोक और कोलतार में अंतर पूछा जाता है। कोक क्या होता है, कार्बन का शुद्ध रूप होता है, जबकि कोलतार 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, ठीक है ना। ये और कोक का उपयोग किस में किया जाता है, इस्पात उद्योग में किया जाता है, जबकि कोलतार का उपयोग पैराफिन, मोम और छत निर्माण, फोटोग्राफी, इन सब में किया जाता है कोलतार का उपयोग। तो एक उपयोग आपको याद रखना है। भारत के अति भूकंप आच्छादित क्षेत्र हैं। तो कश्मीर घाटी, जहाँ पे पहाड़ होते हैं ना, वहाँ पे भूकंप आता ही है। तो पहाड़ कश्मीर घाटी है। पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय वहाँ पे भी आएगा, और समस्त उत्तर पूर्व का मतलब भारत के इधर वाले हिस्से में जहाँ पहाड़ है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। तो ये इसका क्या होगा, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार प्रकाशिक संसाधन कौन से होते हैं। देखो, आपको बताना है कि प्रकाशिक संसाधन कौन से होते हैं। तो इनमें से देखो, न तो द्विफोक्सी है, लेंस है, न परावर्तित किरण है, और न प्रतिबिंब किरण, क्योंकि प्रकाशिक संसाधन बताता है जिससे आपको प्रकाश प्राप्त होता है। तो इनमें से कोई नहीं, तो द होगा इसका आंसर। फिर बात करते हैं रतौंधी रोग का कारण। देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए रतौंधी रोग क्या होता है। ये आंखों का रोग होता है। किसकी डिजीज होती है, आई की डिजीज होती है, आंखों की। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अंधा हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यक्ति अंधा हो जाता है, या उसकी आंखें खराब हो जाती है, ठीक है। तो आंखें खराब किसके कारण होती हैं, विटामिन ए की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण। तो इसके तो ये आंसर तो इसका ये होगा,
लेकिन इसका उपयोग क्या है, यदि ये पूछ ले कि इसके उपयोग क्या होते हैं, तो हरी सब्जियां खानी चाहिए। क्या खानी चाहिए? हरी सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। तो देखो मैंने ये भी मॉडल पेपर 4 के आपको सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करवा दिए ऑब्जेक्टिव। अब आगे चलते हैं मॉडल नंबर 5। अब देखो क्या है, मॉडल नंबर 5 में चलते हैं। तो दोस्तों ये मॉडल पेपर 5 है। अब देखो इसमें करते हैं, हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखो हार्वेस्टर यंत्र क्या होता है? देखो पहले के ज़माने में कटाई लोग हाथों से करते थे, हंसिया इस प्रकार से एक उपकरण होता था, उससे कटाई लोग करते थे। लेकिन आजकल आधुनिक ज़माने में क्या है, हार्वेस्टर का उपयोग फसल कटाई के लिए किया जाता है। तो देखो यहाँ पे कहीं है क्या, तो इसमें क्या होगा, फसल कटाई के लिए हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। फिर मैंने बताया खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। क्या कहते हैं? निराई। सब चीज़ों को पता होना चाहिए, निराई कहते हैं। फसल के दानों को भूसे से अलग करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो थ्रेसिंग का उपयोग किया जाता है। ये भी मैंने पढ़ा दिया। फिर बात करते हैं बीजों की बुआई। आजकल बीजों की बुआई किससे की जाती है, तो वो आपको बताना है कि बीजों की बुआई किससे की जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरा, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। तो मृदा अपरदन को कौन रोकता है? वृक्ष। मैंने कल भी मॉडल पेपर करवाते समय बताई थी ये चीज़ें कि देखो पेड़ पौधे होंगे तो मृदा अपरदन को रोकेंगे। क्यों? जब बाढ़ आती है तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को सोख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जड़ों द्वारा पानी को सोख लेते हैं, जिससे क्या है, पानी भूमि के अंदर चला जाता है और उससे क्या होता है, मृदा मृदा का क्या होता है, क्षरण नहीं होती है। यानी मृदा पानी के साथ बहती नहीं है, और बहती नहीं है तो इससे क्या है, मृदा का अपरदन नहीं होगा, मृदा कहीं इधर उधर नहीं जाएगी। तो इसका ऑप्शन होगा वृक्ष। वृक्ष मृदा अपरदन को रोकते हैं। फिर मैं सभी चीज़ें बताता हूँ। वन्य जंतु। वन्य जंतु आपको पता है, जो जीव जंतु जंगलों के अंदर रहते हैं वन्य जंतु कहलाते हैं। वनोन्मूलन क्या आता है? वनों की कटाई करना ही क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। और वनों की कटाई से आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, ऑक्सीजन में कमी होती है। जो जंगलों में जीव जंतु रहते हैं उनका आवास भी खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है अभी। जुताई में प्रयुक्त कृषि औजार नहीं है। तो देखो जुताई किन किन से की जाती है? देखो जुताई पहले के ज़माने में लोगों के पास क्या है, उपकरण, आधुनिक उपकरण नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, इस प्रकार से एक खुदाली होती थी। क्या होती थी? पावड़े के आकार की, और उससे मिट्टी को पोला करते थे। क्या करते थे? मिट्टी को पोला करते थे, इससे खोद खोद के। तो ये खुदाली भी जुताई में प्रयुक्त होता है। फिर हल। हल का उपयोग भी क्या करते थे लोग, बुआई के अंदर करते थे। बुआई का मतलब बीज डाल के उसकी बुआई करते थे। तो और कल्टीवेटर भी आपको पता है आजकल क्या है, बीज बोए जाते हैं। बीज किससे बोए जाते हैं? आधुनिक में कल्टीवेटर से बीज बोए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आजकल जुताई या बुआई किस उपकरण से की जाती है, तो कल्टीवेटर से की जाती है। पुराने ज़माने में किस से की जाती थी, तो हल से की जाती थी। ये चीज़ें आपको, तो इसका राइट आंसर होगा कि जुताई में प्रयुक्त कृषि औजार नहीं है, तो ये कॉम्बाइन होगा। क्या होगा? कॉम्बाइन नहीं होगा इसमें, ये राइट आंसर। फिर देखो हल क्या है, हल दो चीज़ों से बना होता है। देखो भाई, जो चीज़ें पढ़ते हैं उनके लिए तो ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। हल दो चीज़ों से बना होता है, हल सेफ्ट। एक होता है हल सेफ्ट, एक होता है हल सेफ्ट, और एक होता है हल फाल। तो देखो हल फाल किसे कहते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। हल फाल क्या होता है? एक तिकोनी पत्ती होती है। क्या होती है? हल इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से हल होता है, ठीक है। तो हल की क्या होती है, तिकोनी पत्ती होती है, इसे फाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे फाल कहते हैं। जबकि ये जो लंबी डंडी होती है ना, इसे हल सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हल सेप्ट कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि हल सेप्ट किसे कहते हैं, हल फाल किसे कहते हैं। तो हल दो भागों से बना होता है, हल सेप्ट और फाल से, ठीक है। फिर आगे पढ़ो। देखो नेफ्थलीन की गोलियाँ, नेफ्थलीन की गोलियाँ बनाई जा सकती है। तो नेफ्थलीन की गोलियाँ किससे बनाई जा सकती है, तो कोलतार से। किससे बनाई जा सकती है? कोलतार से। कोलतार से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे पैराफिन मोम बनाया जाता है, पैराफिन बनाया जाता है, पैराफिन बनाया जाता है, फिर मोम बनाया जाता है। फिर फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में। और आजकल बिटुमिन्स के, पहले इसमें सड़क निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन आधुनिक रूप में सड़क निर्माण में किसका किया जाता है? बिटुमिन का किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, बिटुमिन का सड़क निर्माण में। तो नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती है कोलतार से। फिर बात करते हैं, भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार है। तो ये देखो, ये आपकी किताब में तीनों चीज़ें हैं। प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में भी है। कहाँ पे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर।
बाड़मेर, बाड़मेर में है। राजस्थान में कहाँ पे है? बाड़मेर है, जैसलमेर यहाँ पे। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा यहाँ पे भी पाया जाता है, त्रिपुरा के अंदर भी पाया जाता है, असम के अंदर भी पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तड़ी चालक का उपयोग किया जाता है। देखो तड़ी चालक, तड़ी चालक का मतलब जो आपके घरों के ऊपर जो डंडी लगाई होती है ना, इसे लंबी लंबी, ठीक है ना। घर कोई भी मान लो सरकारी ऑफिस होता है, उस पर इसे डंडी लगाई होती है। ये क्या होता है कि जब भी बिजली गिरती है तो इस तड़ित पे गिरती है। क्या गिरती है? तड़ित पे गिरती है। और वो बिजली क्या है? तार के सहारे पूरी बिजली धरती में चली जाती है भू संपर्कित तार के द्वारा। तो क्या होता है? इससे नुकसान नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति को या कोई भी घर को नुकसान नहीं होता है। तो वो यहाँ पे है गया। ये देखो, बड़े बड़े भवनों को बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं स्वाता। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? तो देखो किरणें दो प्रकार की होती है। एक होती है परावर्तित किरण, सॉरी ये होती है आपतित किरण, और इधर से वापस जाएगी तो ये होती है परावर्तित किरण। तो देखो किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली पूछा, ये पड़ रही है ना, तो ये हो गई आपतित। आपतित, आओ पतित, आपतित। तो पड़ने वाली किरण आपतित होती है, और वापस उठने वाली यानी लौटने वाली किरण क्या होती है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो ये कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे ऐसे पूछा तो ऐसे भी पूछ सकता है। किसी पृष्ठ पर वापस जाने वाली किरण क्या होती है? तो परावर्तित किरण होती है। देखो हम सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ये सारे पूरे फिनिश कर देंगे, फिर हम जो भी रिक्त स्थान वगैरह होंगे उनकी एक क्लास लगाऊंगा। फिर देखिए, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो परितारिका। देखो सबका काम बताता हूँ। यदि नेत्र का आपको डायग्राम आ जाए और लिखनी चीजें आ जाए तो किस प्रकार लिखोगे? तो देखो जो हमारा नेत्र होता है वो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? नेत्र में उत्तल लेंस होता है। और नेत्र के अलग अलग भाग होते हैं, परितारिका, पुतली, पक्षमाभि पेशियां, लेंस, और क्या होता है? कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया भी होता है, नेत्र गोलक भी होता है। ये चीज़ें आपको लिखनी है। अब सब चीज़ों के बारे में आप सुनो आराम से। देखो आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आंसर तो ये है। फिर देखो कॉर्निया और स्वच्छ मंडल क्या होता है। कॉर्निया क्या करती है? जहाँ से ये नेत्र हो गया, जहाँ से नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है उसे कहते हैं कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है नेत्र में, जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। पक्षमाभि पेशियां क्या होती है? देखो इस प्रकार से आपके नेत्र है। क्या इस प्रकार से नेत्र है? तो ये यहाँ पे लगी होती है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से लगी होती है। तो ये होती है पक्षमाभि पेशियां। क्या होती है? पक्षमाभि पेशियां। ये पक्षमाभि पेशियां होती है। यह क्या करती है? आंख को दृढ़ता प्रदान करती है, यानी आंख को क्या करती है? आंख को एकदम फिट रखती है, बीचों बीच एकदम। तो ये आंख को दृढ़ता प्रदान करती है, आंख को दृढ़ता प्रदान करती है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर लेंस आपको पता है कि आंखों में कौन सा लेंस होता है? आंखों में हमारा उत्तल लेंस होता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट में आते हैं कि भाई कौन सा आप करना है आपको। अब देखो मॉडल पेपर छठा, मैं सारी चीज़ें करवा दूंगा आपको, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा जो पढ़ता है ना उसके लिए। अब देखो विभिन्न अंतराल में खेत में जल देना। तो देखो विभिन्न अंतराल में यानी समय समय पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। और ये कहाँ पे दिया जाता है? फसलों के अंदर दिया जाता है। तो अब आपको फसल भी जानना है कि फसल क्या होता है। देखो फसल किसे कहते हैं? बड़े पैमाने पर। अब देखो आपको पता है फसल किसे कहते हैं? एक ही पौधे को क्या है? उगाना। एक ही किस्म के पौधे को बहुत सारी जगह उगाना। जैसे मैंने गेहूँ बा दिए तो ये गेहूँ की फसल हो गई, मैंने मटर बा दी तो मटर की फसल हो गई, मैंने बाजरी बा दी तो बाजरे की फसल हो गई, ठीक है ना, बुआई कर दी तो उसे बोलते हैं फसल। तो देखो आपको रटनी नहीं है, परिभाषा कैसे बनानी है, ठीक है ना। एक बड़े पैमाने पर, ये देखो बड़ा पैमाना, एक बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधों को, किस किस्म के? एक ही किस्म, और ये हो गया बड़ा पैमाना, बड़े पैमाने पर। तो देखो बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधों को उगाने को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो एक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के उगाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? या उगाए जाने वाले पौधों को ही क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। और फसल में विभिन्न अंतराल में जल देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। विनोइंग क्या होता है? देखो
पहले के ज़माने में क्या है, हमारे पास चीज़ें नहीं होती थी दानों को अलग करने के लिए, तो फिर क्या करते थे, फसल को काट लेते थे और फसल को इस प्रकार से ऊपर नीचे रख लेते थे। फिर यहाँ से एक बड़ी लकड़ी लेते थे और उससे इस धान को क्या करते थे, कूटते थे, पीटते थे इस पे। तो क्या करते थे, फटकने से दाने अलग हो जाते थे। क्या हो जाते थे, दाने अलग हो जाते थे और चारा अलग हो जाता। तो इसे कहते हैं विनोइंग, ठीक है ना। विनोइंग वह प्रक्रिया होती है जिसके कारण दानों को तथा भूसे को अलग किया जाता है पीट पीट के, ठीक है ना, इस प्रकार। निम्नलिखित में से संकटापन जंतु क्या होते हैं। देखो संकटापन जंतु क्या होते हैं। संकटापन वे जंतु होते हैं जो विलुप्त होने की कगार पे होते हैं, जिन्हें एक सूची के अंदर रखा जाता है, उन्हें संकटापन जंतु कहते हैं। तो देखो संकटापन जंतु के अंदर कौन कौन से जंतु आते हैं आपको बताना है भाई। बाघ आता है, काला हिरण आता है या जंगली भैंसा आता है, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो संकटापन जंतु में आपका आएगा बाघ। देखो अभी क्या कर रही है सरकार, भी क्या कर रही है, बाघों के संरक्षण के लिए कई चीज़ें चला रही है, ठीक है ना। और काले हिरण आपको पता है कहाँ पे, ताल छापर में पाए जाते हैं, चूरू के अंदर, ताल छापर में पाए जाते हैं, चूरू के अंदर। और बाघ है, ये क्या है, एक संकटापन जंतु है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और जंगली भैंसा बारहसिंगा आपको पता है, तो इसका आंसर होगा बाघ। और अगर हम संकटापन की बात करते हैं तो देखो गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये भी याद रख लो, गुलाबी सिर वाली बत्तख होती है, ठीक है ना। ये डोडो चिड़िया होती है, ठीक है ना, डोडो चिड़िया हो गई, गुलाबी सिर वाली बत्तख हो गई, ये सब चीज़ें क्या है, संकटापन जंतु है। तो अनाज का भंडारण किया जाता है, ये मैंने 10 बार बता दिया। अनाज का भंडारण जूट की बोरियों में किया जाता है, बताया, साइलों में भी किया जाता है, धातु के बड़े पात्रों में भी किया जा सकता है, अभी बताया था, उपयुक्त सभी होगा इसमें। फिर आगे पीसीआरए का संबंध, देखो ये चीज़ें वापस आ गई, अभी बताया था पीसीआरए किससे संबंधित है, पेट्रोलियम से, पेट्रोल से, ठीक है ना, पेट्रोलियम कंजर्वेशन, ठीक है ना, इस प्रकार से पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, तो ये पेट्रोल से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें 2 मिनट देख लेते हैं हम कन्फ्यूज़न की, पेट्रोलियम के परिष्करण से भी है और पेट्रोल डीजल भी है, तो ये देख लो आप एक बार, सही है यार, तो ये सही है हमारा, ठीक है ना, आंसर सही है। फिर देखिए पेट्रोल परिष्करण क्या होता है। परिष्करण का मतलब पेट्रोलियम पदार्थ से अलग अलग पदार्थों को अलग करना, जैसे डीजल अलग करना, ठीक है ना, डीजल के बाद में पेट्रोलियम गैस को अलग करना, फिर केरोसिन को अलग करना, ये सब किससे प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त होते हैं। तो ठीक है ना, पेट्रोलियम को विभिन्न संगठनों में बदलना ही क्या कहलाता है, पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाता है, जैसे डीजल, पेट्रोलियम गैस, केरोसिन, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखो जो चीज़ें पढ़ाई है वही आई है। विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ ड्रिल किया गया, तो मैंने बताया था कहाँ पे, अमेरिका में किया गया था, और उसका नाम क्या था, पेंसिल। देखो पेंसिल नाम याद रखो, पेंसिल और फिर वेनिया लगा, तो पेंसिल्वेनिया के अंदर ड्रिल किया गया था। जबकि भारत में कहाँ पे ड्रिल किया गया था, मुकाम में अंदर, मुकाम, ठीक है ना, मुकाम के अंदर भारत में ड्रिल किया गया था। फिर बात आती है भूकंप आने का कारण है, तो भूकंप आने का कारण क्या होता है, मैंने कल आपको मॉडल पेपर में बताया था, पृथ्वी के नीचे इस प्रकार से प्लेटें होती है, तो प्लेटों के विक्षोभ से भूकंप आता है, किन से, विक्षोभ, क्योंकि प्लेटें क्या होती है, ऊपर नीचे होती है, और ऊपर नीचे होने के कारण क्या है, धरती ऊपर नीचे खिसक जाती है, और उसे हम भूकंप नाम देते हैं। तो पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण क्या आता है, भूकंप आता है। और भूकंप क्या होता है, भूकंप को किससे मापा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, रिक्टर स्केल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, रिक्टर स्केल से मापा जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, देखो ये चीज़ें आ गई। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। जो चीज़ मेरी देख के जाएगा ना वो बढ़िया नंबर बनाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। फिर देखो आगे, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु हटाने से कितनी देर तक रहता है। तो देखो रेटिना पर यदि कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो वो कितनी देर तक बनता है, वो बनता है 1/16 सेकेंड, यानी इतनी देर तक वो बनता है, 1/16 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का ही 16वां भाग, यानी 1/16 सेकेंड तक बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आई रेटिना, तो रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है। रेटिना आपको पूछ ले कि नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। अब कहोगे सर ये रेटिना कहाँ पे होती है, तो इस प्रकार से क्या होता है, नेत्र होता है, क्या होता है, नेत्र, तो रेटिना यहाँ पे होती है, क्या होती है, रेटिना, यहाँ पे रेटिना होती है, और ठीक है ना, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए।
अब शायद इतनी क्लास रखते हैं, लगभग सभी चीज़ें हो चुकी है आपकी।